अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है जहां एक तरफ हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने भी सियासी सफबंदी को नई अहमियत दे दी है। इसके साथ आम आदमी के लिए महंगाई और रोज़मर्रा अखराजात का दबाव अपनी जगह मौजूद है, यानी सियासत, मईशत और अवामी बेचैनी तीनों महाज बैक वक्त अहम हो गए हैं। हुकूमती इत्तेहाद के अंदर सबसे अहम पेशरफ्त पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत के साथ ताउन ताहुक्म सानी मुअत्तल करने का फैसला है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं देगी और कायमा कमेटियों में भी हुकूमती बिलों की हमायत नहीं करेगी। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ सियासी और इंतजामी मामलात पर इख्तलाफात पहले ही जेर बहस है। इसलिए अब असल तवज्जो इस बात पर है कि ये इख्तलाफ महज सियासी दबाव तक महदूद रहता है या आने वाले दिनों में हुकूमती कानून साजी और पार्लिमानी मामलात को भी मुतासिर करता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान किया है, जबकि पार्टी के बाज़ बैरून मुल्क रहनुमाओं की जानिब से इस तारीख में ताखीर पर सवालात उठाए गए और खुफिया डील के इल्जाम भी सामने आए। वज़ीर आला ने इन इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इल्जाम लगाने वाले जल्द माफी मांगेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली का फौरी मरकज सिर्फ 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च नहीं, इमरान खान से मुलाकात, उनकी सेहत के बारे में तशवीश और अहले खाना और जाती मौलजीन को मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा इस वक्त सियासी कशमकश का फौरी महवर बन चुका है। सोहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर जुमरात को मुलाकात ना हुई तो मुल्क भर के चौकों को डी चौक बनाने की कॉल दी जाएगी, जबकि तहरीक इंसाफ के वकला ने भी इमरान खान के मुकदमात और उनसे मुलाकात के मामले को अदालतों के सामने ले जाने का ऐलान किया है। इसी दौरान पार्टी के अंदर इख्तलाफात की एक और शक्ल भी सामने आई। मिसाल यूसुफजई की मुबैना ऑडियो में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर संगीन इल्जामात आयद किए गए, जिन्हें सलमान अकरम राजा ने मुस्तरद किया। दूसरी जानिब अलीमा खान के वकील ने भी सलमान अकरम राजा पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। यूं तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज सिर्फ हुकूमत के साथ सियासी महाजराई नहीं, बल्कि अपनी सफ़ों में पैदा होने वाले इख्तलाफात को काबू में रखना भी है। उधर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी मुल्क की सियासत में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तीसरे मरहले की पोलिंग और मुख्तलिफ नशिस्तों के नताइज के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला नुमाया है, जबकि पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल रही है। इस इंतखाबी अमल के नताइज न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की आइंदा हुकूमत के लिए अहम होंगे, बल्कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी हुकूमती जमातों की सियासी पोजीशन और बाहमी ताल्लुकात के लिए भी एक नया इशारा दे सकते हैं। और इन तमाम सियासी कशमकश के बीच में वो सवाल अपनी जगह मौजूद है जिसका बरह रास्त ताल्लुक आम आदमी से है, यानी महंगाई, रोजगार, बिजली, पेट्रोल और घरेलू अखराजात। हुकूमत के लिए सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त मानी रखता है जब इसका असर माशी हालात और आवाम की जिंदगी पर भी नजर आए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात मुसलसल कीमतों के हफ्तावार और माहाना इशारिये जारी कर रहा है, जिससे रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होने वाली तब्दीलियों का अंदाजा होता है। तो एक तरफ पार्लियामान में तहादियों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक नए एहतजाजी मरहले की तरफ बढ़ रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी मुकाबला जारी है और आम आदमी अपनी माशी मुश्किलात के दरमियान सियासी इस्तेहकाम का मुंतज़िर है। सवाल अब यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस सिमत जाएगी? क्या हुकूमत अपने तहादी इख्तलाफात को संभाल पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च वाकई एक बड़ी अवामी तहरीक में तब्दील होगा? और क्या मौजूदा सियासी कशमकश के बीच माशी मसाइल पसे मंजर में चले जाएंगे, या यही मसाइल आइंदा सियासत का सबसे बड़ा फैसला कुन अंसर बनेंगे? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। फवाद साहब, तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाला नजर आती है, किसान भी सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है। आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या किसी बड़े सियासी तसादुम की भी कोई खबर है? देखिए शरिया, बात यह है कि ये चीजें तो एक बड़ा मुल्क है, उसमें होती रहती हैं, को बड़ा इशू नहीं है। असल जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इनहेरेंटली जो इलेक्शनों से शुरू हुई है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा इशू।
और उसकी वजह से आपका एक इकोनॉमिक टर्मोइल है जो कि हम्म। मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आपकी ये स्टेबिलिटी है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो हम्म। आम रूटीन के इवेंट्स हैं वो भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त हुकूमत का जो इन्हिसार है टैक्स के लिए वो सिर्फ दो तबकात पे रह गया है। एक तो सैलरीड तबका है जी। जिसकी तनख्वाह जो है वो आप देखिए कि 40% तनख्वाह जो है वो हुकूमत टैक्स में ले जाती है। और दूसरा जो इन्हिसार है के ऊपर है, जहाँ पे आप देखें कि आप किसी भी दुनिया में किसी और हुकूमत ने ये नहीं किया कि 110, 115, 120 रुपए का टैक्स जो है वो हम्म। आपको फी लीटर डीजल पेट्रोल के ऊपर लगा दिया जाए। और उसकी वजह ये है कि हुकूमत के खर्चे पूरे नहीं हो रहे और हुकूमत के पास कोई जरिया नहीं है कि अब वो अपने खर्चे को, ये तो सिर्फ अगर रेमिटेंस हमारी 43 बिलियन डॉलर की ना हो, कम हो जाए, हम्म। तो हमारे तो जहाँ पे हमारी इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे ना बचे। सो अभी तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे हुकूमत के पास कोई समझ नहीं इनको आ रही कि आखिर करना क्या है और हम्म। पाकिस्तान को एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक सोल्यूशन हमने देना है कैसे। आप रोज देख रही हैं कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं ये किसी मुल्क के दौरे पर, कभी किसी मुल्क के दौरे के ऊपर, और हम उनसे कह रहे हैं जी आप हमें पैसे दे दें। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पिछले कर्जे उतारने के लिए और पैसे ले रहे हैं, हम्म। बजाय इसके कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था कि आप जाके उनको कहें कि भाई हमारे कर्जे थोड़े जो है वो आगे कर दें, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हम्म। ताकि एक सांस आ जाए और हम कुछ उसमें कर सकें। फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रही। फिर एक, सॉरी मैं बात लंबी होगी, एक सिर्फ और पॉइंट लाई थी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। आप मुझे, अगर आप चाइनीज हैं या अरब हैं या यूरोपियन हैं, आप जब ईज टू डू बिजनेस देखेंगी तो पाकिस्तान में 34% ईज टू बिजनेस जो है वो ज्यादा है, कम है बाकी पूरी रीजन से। आपकी हम्म। बिजली की कीमतें, आपकी तेल की कीमतें, आपकी इंडिया से, आपका श्रीलंका से, बांग्लादेश से सबसे हम्म। ज्यादा है। तो हम्म। मुझे बताए ना, आपका दिमाग खराब होगा कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सो यहाँ पे आई डोंट नो फ्रेंकली, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि हम्म। हुकूमत का इकोनॉमिक विजन क्या है और वो कैसे आगे चलना चाहते हैं। 17 बजट शहबाज शरीफ अब तक दे चुके हैं, ये बात ज़हन में रखें। 5 एज ए प्राइम मिनिस्टर और 12 जी। एज ए चीफ मिनिस्टर। अब इनसे हमने और क्या निकालना है हमें नहीं पता। एक लंबी चार्जशीट आपने बयान की है, सियासी कशीदगी के साथ हम देख रहे हैं महंगाई, रोज़गार और आम आदमी के माशी मसाइल मौजूद हैं, वो हल नहीं हो पा रहे लेकिन सर हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन में अपोजिशन खामोश दिखाई देती है। आपके ख्याल में हुकूमत की माशी पॉलिसियों का अवामी सतह पर असल इम्तिहान कहाँ हो रहा है, और क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का मौजूदा दावा पायदार हो सकता है? अपोजिशन देखो ना, इमरान खान तो जेल में है, उसके बाद अपोजिशन, बाकी तो अपोजिशन है कोई नहीं, और ना ही सच्ची बात है कि किसी को अपोजिशन की इजाजत है। सो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो नई डिबेट है सूबों की जो चल रही है, जी। तो अभी मैं एक सेमिनार में था, वहां पे भी मैंने यही बात कही है कि आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जेल में है, पाकिस्तान की हम्म। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सियासत की इजाजत ही नहीं है, तो आप हम्म। कंसेंसस कैसे क्रिएट करेंगे। हम्म। हमारी इस वक्त कोशिश होनी चाहिए, जो हम नेशनल डायलॉग कमेटी में कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान को हम सियासी तौर पे नॉर्मलाइज कैसे करें। हम्म। सबसे अहम टास्क इस वक्त पाकिस्तान को सियासी तौर पे नॉर्मलाइज करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी होता नजर नहीं आ रहा। हम्म। तो सर आप जिस तरह से नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बल्कि मज़ीद हालात शायद ख़राब ही हो रहे हैं। पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी गई हुई है। ये और बात है कि उस पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और खुफिया डील के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। आप चूँकि ख़ुद तहरीक इंसाफ की क़यादत और अंदरूनी सियासत का हिस्सा रह चुके हैं, तो क्या ये इख्तलाफात महज हिकमत अमली का इख्तलाफ है, या पार्टी के अंदर फैसला साजी और क़यादत के तरीके कार पर वाकई संजीदा सवालात उठते हैं? ठीक है ना, मतलब अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपके ख्याल में पीटीआई की क़यादत कौन है, तो आप जवाब नहीं दे सकेंगी।
क्योंकि पीटीआई में पता ही नहीं है कि आखिर फैसले कौन किसके पास है। और जो वहाँ के चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल है या पॉलिटिकल कमेटी है, उसका एक अपना राग है, पार्लिमानी पार्टी का एक अपना राग है, जो इमरान खान की बहनें हैं उनकी एक अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। तो इतने ज्यादा जब आपकी जो पार्टी के अंदर अगर कोई डिसीजन मेकर नहीं होगा तो देखिए फिर आप डिसीजंस नहीं ले सकते ना। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पीटीआई का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहैसियत जमात पीटीआई कोई चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं। यहाँ पे सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो इसीलिए बड़ा होता जा रहा है कि जो अवाम का लीडर है वो जेल में है, पार्टी उसकी जो है वो मुकम्मल रिडेंडेंट हो गई है और जो बात करने वाला कोई जो है वो है नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तफरका है, पाकिस्तान के अंदर जो तकसीम है वो मजीद बढ़ रही है। और जो भी बहसें यहाँ पे हो रही हैं वो सोसाइटी को मजीद तकसीम करने का बायस बन रही हैं। लेकिन सर फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस भी तो फिर यही है ना, और तो कोई जो सियासी बंदे थे वो तो आप देख रहे हैं, आप हो गए और बहुत सारे नाम हैं जो कि समहाउ नहीं रह पाए, और अब यही जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इन्हीं के साथ ही पीटीआई ने गुजारा करना है। लेकिन हम देख रहे हैं मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान भी इख्तलाफात वो तो होते रहते हैं, और अब फिर से एक दफ़ा जैसे ही तहरीक की बात हुई अब दोबारा एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं और मुबैना ऑडियो में एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। क्या आपके नजदीक ये महज दो रहनुमाओं का जाती इख्तलाफ है या पार्टी के अंदर बढ़ती हुई ग्रुप बंदी और क़यादत के दरमियान एतमाद के बहरान की अलामत है जिसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए पीटीआई को? चलिए पहली बात तो ये कि रहनुमा वगैरह तो ये है नहीं है ना, ये तो एक हादसे के नतीजे में इनको ऑफिसेज मिल गए हैं। रहनुमा तो होते हैं कि जिनकी कोई आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, कोई नीचे से ऊपर आए हो, कोई जिंदगी में कुछ किया हो। सलमान राजा हो गए, मशाल हो गई, ये जो बाकी सारे लोग इकट्ठे हैं। देखिए ये तो बस एक चूंकि एक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया पाकिस्तान में, सियासी एक्सीडेंट हो गया जिसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट का या जो पावर्स टू बी हैं उन्होंने फैसला किया कि पीटीआई जो है उसको नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब ने एक्चुअली उसी एस्टैब्लिशमेंट के फैसले पे अमल किया और उन्होंने भी कहा पार्टी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने जो तमाम लोग जो सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर्स हो सकते थे उन सबको एक एक करके फारिग किया और उनकी जगह एक बोने तलाश किए गए और उनको पोजीशंस दी गई। अब सिर्फ पोजीशन देने से तो आदमी का कद बड़ा नहीं हो सकता। अब आप देख रही हैं कि ये जो आपने नाम लिए इनके, ये बेसिकली तो पॉलिटिकली बोने हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है सियासी तौर पर, ये कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते खुद, और ना ही इनकी आवाज के ऊपर जो है वो 15 तस्वर था कि पीटीआई इन लोगों के साथ तो रेजिस्टेंस दे पाएगी, वो तो ज़ाहिर गलत साबित होगी। अब अगला मरहला जो है वो सवाल इसके कि हम जो कोशिश करें, बात करें कि पाकिस्तान के अंदर बातचीत, हमने जब बातचीत की पहले बात करते थे तो सारे हमें जो कह रहे थे कि बात करना तो गद्दारी है, इनसे तो बात एस्टेब्लिशमेंट से बात हो ही नहीं सकती, फलाने से नहीं हो सकती। अब पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है और बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम मामला जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं। अब फिलहाल देखना यही है कि क्या तो सर बातचीत किसके साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी हुकूमत का तो वो कहते हैं कि ये इनका तो मैंडेट भी नहीं है ना, ये इनके बस की बात है कि ये कोई फैसला ले सकें, और फिर जिनसे बात करनी चाहिए वो शायद वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। बातचीत तो देखिए हुकूमत से और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से ही होनी है, उसके बगैर तो बातचीत हो नहीं सकती। तीन बड़े फरीक हैं, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान। जब तक ये तीनों बातचीत के ऊपर आमादा नहीं होते बातचीत ज़ाहिर आगे नहीं बढ़ सकती। इनमें से एक भी समझता है कि बातचीत नहीं हो सकती और बेकार है तो ज़ाहिर फिर बातचीत नहीं हो सकती। फिर हम ऐसे ही है, फिर हम देखेंगे कितनी देर और आप इस तरह से रह लेते हैं, कितनी देर आप और इस तरह चलना चाहते हैं। ये तो देखें ना एक चॉइस है, ये कोई जबरदस्ती तो बातचीत नहीं हो सकती, जरूरत के तहत।
तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जरूरत है, लेकिन सर वजीर आला तो खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ख्याल है कि हम बातचीत हम कर चुके हुए हैं। अब बातचीत से तो हमने कानूनी तरीके भी सारे इख्तियार कर लिए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। तो अब तो उन्होंने एहतजाज को ही मुल्कगीर सतह तक ले जाने का ऐलान किया है। आपके ख्याल में मौजूदा हालात में पीटीआई के पास सड़कों की सियासत के अलावा कोई मुअस्सर सियासी रास्ता मौजूद है, या आपको लगता है कि 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत पर वाकई फैसला कुन दबाव डाल सकता है? आपकी अपनी जाती राय क्या है? जो गलती की है वो यही है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को बिल्कुल दीवार से नहीं लगा देते, आप उनको भी मौका देते हैं, आप उनको भी साथ। जमहूरियत जो आपस का एक रिलेशनशिप है जिसको हमारा आइन प्रिजर्व करता है, उसका नाम है। अगर आप अपने मुखालिफों को जेलों में डाल के, उनको मार के, उनको जो है वो सिर्फ रियासती जो हमारी अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करके हर एक के ऊपर इस तरह से करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली लोगों के पास तो रास्ता ही नहीं बचता। आपने जो एहतजाज जो भी सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि इसके अलावा वो क्या करें? आपने हुकूमत ने और अपना आपने जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, आपने सुहेल अफरीदी है, उनको आपने इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि वो एहतजाज के ऊपर जाए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब दूसरी बात यह है कि एहतजाज कामयाब हो पाएगा या नहीं कामयाब हो पाएगा, अब मुझे नहीं पता। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो पीटीआई के अंदर कोई सलाहियत नहीं है बड़ा एहतजाज करने की, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बहुत कमजोर है। और अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एक सिमरिंग के ऊपर है, यहाँ पे एक जो है ना आग नीचे जल रही है और कोई भी आदमी मुतमईन नहीं है मौजूदा निज़ाम से और हुकूमत से। और अगर पीटीआई में अगर ये एहतजाज शुरू होता है, वी डोंट नो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी। मैं हुकूमत में हूँ तो आई वुड बी अ वरीड मैन। मेरी कोशिश ये होगी कि एहतजाज से पहले मामला जो है वो ख़त्म हो जाए और हम कुछ एक दूसरे को अकोमोडेट करके आगे चलने की कोशिश करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा जहाँ कन्फ्रंटेशन हो सोसाइटी के अंदर, इतनी ज़्यादा जहाँ पर एक गुस्सा हो लोगों में, वहाँ पर आपको एहतजाज अवॉइड करने चाहिए। बदकिस्मती से ये सोच अभी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनमें नहीं है, और वो समझते हैं कि वो हर चीज़ जो है वो डंडे से ठीक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं। ठीक। अब सुहेल राइट साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में यही कहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई एक ना एक दिन ख़त्म होनी है, सवाल सिर्फ ये है कि कौन पहले झुकता है। आपकी राय हमेशा यही रही है कि तहरीक इंसाफ की रियासत से सुलह होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कब ये कशीदगी ख़त्म होगी, कि कौन झुकेगा? आपको कोई लग रहा है कि कोई इनमें से एक अपनी अना को साइड पर रख के कंप्रोमाइज़ करेगा और झुकेगा? झुकना तो खैर किसी को भी नहीं है, झुकने की जरूरत क्या है? जहाँ पे टीम ये हो कि झुका के बात करनी है, वहां पे फिर बात तो नहीं होती ना। वहां पे तो आप जो है तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी इब्तिदा कर रहे हैं जिसका अंजाम अच्छा नहीं हो। जो सोच जिसके ऊपर आप बातचीत का आगाज करते हैं वो ये है कि दोनों साइडों की इंटरेस्ट जो है वो कोर इंटरेस्ट जो है वो बच जाए। और इसी तरह से जो पीटीआई का, पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का और फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का जो कोर इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान है। और हमने जो बुनियाद बनानी है वो ये है कि हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने मुल्क को बचा कैसे सकते हैं, और उस तरफ हमने आगे बढ़ने की सही करनी है और कोशिश करनी है। इसमें अगर पीटीआई और इमरान खान को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उन्हें करना चाहिए। और बातचीत करने का आगाज करना, उसका एक माहौल बनाना, वो तो देखिए हुकूमत ने करना। अगर वो माहौल बनाएगी, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ही बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना ज़्यादा बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक। और हालांकि एक तरफ से तो ये सर एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ एक और चैलेंज हुकूमत के लिए कि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत के साथ ताउन ना करने और हुकूमती कानून साजी की हमायत से गुरेज का फैसला किया है। आपके ख्याल में ये महज सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है, या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात में कोई वाकई बुनियादी तब्दीली आ रही है? आप क्या देख रहे हैं? या आपको लगता है कि दोनों जमातें आमने सामने आना सिर्फ एक उनकी एक स्ट्रेटेजी है?
ना पीपल्स पार्टी ने फैसला खुद किया है कि वो इस हुकूमत में शामिल होंगे, ना नून लीग ने ये फैसला खुद किया है कि वो पीपल्स पार्टी को इस फैसले में रखेंगे। ये हम्म। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट ने एक अरेंजमेंट क्रिएट किया है, जिसके तहत पीटीआई को बाहर करना था, लिहाजा इन दोनों जमातों को इकट्ठा किया गया। हम्म। अब ये फैसला पीपल्स पार्टी के बस में नहीं है कि उन्होंने हुकूमत को छोड़ना है। ये फैसला पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने जो जिस तरह से इलेक्शन हुए वो आपके सामने चीजें हैं, वो आपके सामने हैं। ये हम्म। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी और उन्होंने इकट्ठा रहना, जाहिर है उन्होंने इकट्ठा रहना है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने पाकिस्तान की सियासत को नॉर्मलाइज करना है या नहीं है। और उसके लिए जिस तरह मैंने आपको डिटेल से पहले हमने बात कही है कि जब तक हम पीटीआई को बातचीत में शामिल नहीं करते, पॉलिटिकल स्पेस में शामिल नहीं करते, वो चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल। और जिस से एक तब्दीली की भी बात की जा रही है कि नए निज़ाम और सियासत के नए बंदोबस्त की बातें हो रही हैं, आपके नज़दीक इस तरह की बहस की कोई हकीकी सियासी बुनियाद मौजूद है या मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान पैदा होने वाली क्या राइयां हैं ये सिर्फ, या इस दफ़ा वाकई तो सीरियस है? नहीं, जाहिर है कि जब इस लेवल पे बात हुई है तो बात तो सीरियस है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में आइडेंटिटी एक इशू है और उसके साथ आपकी डेवोल्यूशन एक इशू है। अब हमने ये जो बात सूबों की है इसमें वजन तो है। मोहसिन नकवी साहब की इस बात से भी शायद ही कोई डिसएग्री करे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो बात उनकी वो भी सही है। तो अब सवाल ये है कि हमने कैसे इसको जो है वो आगे बढ़ाना है और लेके जाना है। अगर होगा तो बात जो है वो आगे जाएगी, नहीं होगा तो फिर बात आगे नहीं जाएगी। क्योंकि बज़ाहिर अगर हम देखें ना, जैसे पीपल्स पार्टी भी इस तरह के बयानात दे रही है, आप तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रेशर डेवलप होने की ही बातें हो रही हैं, जैसे पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का। अब पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी राब्तों और मुश्तरका अपोजिशन की बात एक बार फिर सामने आ रही है। मौलाना खुद भी मुश्तरका अपोजिशन के इजलास की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। आपके ख्याल में क्या पीटीआई और मौलाना फजल रहमान एक मुश्तरका सियासी प्लेटफॉर्म पर वाकई मौसर अपोजिशन बना सकते हैं, या माजी के इख्तलाफात इस इत्तेहाद की राह में रुकावट बनेंगे? बना सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो कोर प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के इशू के ऊपर लेके, वो मौलाना का जो पोजीशन है वो पीटीआई की जो है वो बिल्कुल इस वक्त तक तो उनकी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खराब है। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल कोalition बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर कोई ऐसे लोग हैं नहीं जो कि इस मामले को आगे बढ़ा सकें। सो आई थिंक इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसमें सब्सटेंस तो बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है कि पीटीआई के पास लोग नहीं है जो कि इस मुद्दे को आगे बढ़ा सके। और अगर पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये अलायंस, ये जो स्ट्रगल है अलायंस, ये बड़ा लीथल हो जाता है, फिर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो। ठीक। सर, लास्ट आपका कमेंट लेना चाहूंगी जस्ट टू सम अप द डिस्कशन। अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल को एक साथ देखें तो आप तहरीके इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात, आज़ाद कश्मीर की सियासत, महंगाई और फिर नए सियासी निज़ाम की बहस, तो आपके ख्याल में अगले चंद माह पाकिस्तान की सियासत के लिए किस लिहाज से फैसला कुन साबित हो सकते हैं, और आपको मुल्क के सियासी मंजरनामे में अगला बड़ा मोड़ कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, ये अगले 6 महीने बड़े अहम हैं। इसमें 2 चीजें हमने देखनी है। एक तो ये कि नए सूबे बनाने की तरफ जो फैसला हुआ है, क्या हम उस तरफ बढ़ते हैं या रुक जाते हैं। अगर हम उस तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मोनुमेंटल डिसीजन है जो होना है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट हमने ये देखनी है, अगर आप अपोजिशन की बात करें तो क्या पीटीआई और जेयूआई इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये 2 वाकयात पाकिस्तान की अगली पॉलिटिक्स जो है उसको शेप अप करते। जी बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद थे फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वजीर। गुफ्तगू अपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के बीच खड़ा है, जहां अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात तक महदूद नहीं रही,
ही अपना हुर्मस की सूरत हाल, मुज़ाकरात में पैदा होने वाली रुकावटें और खित्ते में बदलते हुए सफारती और दिफाई ताल्लुकात एक दूसरे से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ आलमी तवानाई और तजारत पर दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी तरजीहात और बाहमी ताल्लुकात को नए सिरे से देख रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा भी इलाकाई मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में अपना हुर्मस उस वक्त सबसे अहम महाज बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी बहरिया ने अपने हुर्मस में मौजूद बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं और अब अमेरिका को उस अहम आबी गुजरगाह का पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि अपने हुर्मस में महफूज आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमेरिकी हमलों और बहरी नाकाबंदी का खात्मा ज़रूरी है, जबकि ईरान ओमान के साथ महफूज बहरी रास्ते के लिए मुशावरत भी कर रहा है। इस सूरत हाल के साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी पेचीदा होता जा रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान से जंग के दौरान अमेरिकी शहरियों की हलाकतों और जख्मी होने के एवज हर्जाना का मुतालबा मुज़ाकरात में शामिल करने की हिदायत की है। ईरान पहले ही अपने नुकसानात के बदले मुआवजे, मुंजमद एहसासों की बहाली और खित्ते से अमेरिकी अफवाज के इनखला जैसे मुतालबात सामने ला चुका है, जबकि ईरानी हुकाम की जानिब से ये इंदिया भी दिया गया है कि मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया के साथ किसी काबिल अमल मुआहदे के बजाय ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने तक इंतजार किया जा सकता है। ईरान की जानिब से अमेरिकी दबाव के जवाब में सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। ईरानी वजारत खारजा ने अमेरिकी पाबंदियों में इजाफे को सफारती रास्ते के बजाय दबाव की पॉलिसी करार दिया है, जबकि सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के दबाव और मुख्तलिफ कार्रवाइयों को नाकाम बनाया है। इसी दौरान ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की सेहत से मुतालिक क्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनसे हालिया मुलाकात कई घंटों पर मुहित रही। सुप्रीम लीडर की जानिब से मोहम्मद बाकर जुल्कदर को सियासी मुशीर और मोहसिन रजाई को कौमी सलामती कौंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया जाना भी सामने आया है। एक और अहम खबर अमेरिकी सदर के सफर से मुताल्लिक सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी हमले के खदशे के बायस तुर्किया से बरतानिया वापसी के लिए मामूल के तैयारे के बजाय एक खुफिया फौजी परवाज इस्तेमाल की। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को एक केटरिंग गाड़ी के जरिए खुफिया तौर पर दूसरे फौजी तैयारे तक मुंतकिल किया गया, जबकि एयरफोर्स वन को बतौर मुतबादिल तैयारा इस्तेमाल किया गया। ट्रंप की असल परवाज और मकाम कई घंटों तक खुफिया रखा गया। दूसरी तरफ यमन में हौसियों ने मारिब के जिला हरीब में यमनी हुकूमती फोर्सेस पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 2 फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। यमनी हुकाम ने जनूबी और मशरकी इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और मुमकिन हमलों के पेश नज़र चौकस रहने की हदायत की है। खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में होने वाला मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी अहम पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे के तहत तीनों ममालिक ने इस असूल पर इत्तफाक किया है कि किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई ताउन में तुर्किया की शमूलियत ने इस बंदोबस्त को एक नई इलाकाई शक्ल दी है, जबकि मुआहिदे में मुश्तरका दिफा, बाहमी ताउन और सलामती के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इस मुआहिदे पर इलाकाई सतह पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। इसराइली हुकाम ने इसे अपने लिए अहम और ख़तरनाक पेशरफ्त करार देते हुए तशवीश का इजहार किया है, जबकि बहरीन ने इसके बरक्स पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मुआहिदे का खैर मकदम किया है। बहरीन के वजीर खारजा ने नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसाक डार से टेलीफोन पर रब्ता करके मुआहिदे पर मुबारकबाद दी और इसे सराहा। इसाक डार ने भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो खित्ते के सियासी ताल्लुकात किस सिमत जा सकते हैं? गजा और ईरान के मामले ने अरब ममालिक के कई तरजीहात को किस हद तक तब्दील किया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के नए मुआहिदे को मशरिक़ वस्ता की बदलती सियासत में किस नज़र से देखना चाहिए? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफर साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ उसने राउंड अप में। मंसूर साहब, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में होने वाले दिफाई मुआहिदे में ये अहम शिक शामिल है कि किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। आपके नज़दीक इस शिक की असल तज़वीराती अहमियत क्या है और क्या ये मुआहिदा सिर्फ बाहमी दिफाई ताउन तक महदूद रहेगा या खित्ते में सलामती के नए बंदोबस्त की बुनियाद भी बन सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक तो इस
दफा का ताल्लुक है या शेख का ताल्लुक है, तो बुनियादी तौर पे ये एक लिहाज से क्रक्स बयान करती है इस माहदे का जो लुब्बे लुबाब है वो बयान करती है कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक ऐसा डेटरेंस है कि जिसका मकसद जो जारे ममालिक हैं उनको इन 3 मुल्कों पर हमले के हवाले से रोकना है, बाज रखना है। और ये बुनियादी तौर पे जो बात कही गई है और इसको एक इक्वेट भी किया जाता है कि शायद ये नेटो का जो आर्टिकल 5 है ये उसके बराबर की एक चीज़ है। जैसे उसमें कहा गया है कि किसी एक नेटो रुकन पर हमला जो है तमाम नेटो ममालिक पर हमला ख्याल किया जाएगा। मकसद ये है कि एक ओवरऑल डेटरेंस क्रिएट किया जाए और उसी डेटरेंस को एक लिहाज से इन्फोर्स करने के लिए ये प्रोविजन जो है इसमें रखी गई है। और ये एक लिहाज से पूरा लुब्बे लुबाब भी बयान करती है कि इसका मकसद एक दिफाई नेचर का है, ऑफेंसिव नेचर का नहीं है। ये किसी हमले की सूरत में, यदि इन मुल्कों की तरफ से किसी हमले की सूरत में नहीं किया जाएगा बल्कि दिफा की सूरत में इसे इन्वोक किया जाएगा। और यकीनन इसमें एक बात पिन्हा है आने वाले दिनों में, और ख़ासतौर पे जो सिनेरियो इस वक्त जिसमें ये माहिदा तय पाया है उसको अगर देखा जाए तो महसूस यही होता है कि जिन मुल्कों ने इस अरेंजमेंट को फाइनलाइज किया है या ऑपरेशनलाइज करने का इरादा किया है, उन्होंने जो खित्ते बिलखुसूस जीसीसी कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त एक सिक्योरिटी का वैक्यूम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पे वहाँ पे जो अमेरिकन एक सिक्योरिटी की अम्ब्रेला थी वो जिस अंदाज से ब्रीच हुई है ईरान के हमलों के बाद, और एक उन मुल्कों का कि जिन्होंने एक बहुत ही महंगा एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स अपने पास रखा हुआ था, उसको अब वो समझ रहे हैं कि शायद उनके लिए अकेला ये सिक्योरिटी ऑपरेटर जो है वो कारगर साबित नहीं हो सकता। तो लिहाजा एक मुतबादल आप कह सकते हैं अरेंजमेंट या सेटअप जो है उसके हवाले से उनकी गुफ्तशनीद, जो मुज़ाकरात और इसी नौइयत की जो व्हीलिंग एंड डीलिंग है वो इस वक्त जारी है, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा सर, इस पूरे अकॉर्ड से जिसको ज़्यादा मसला हो रहा है ना वो है इस्राएली हुकाम। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इस दिफाई ताउन पर ना तशवीश का इजहार किया है, लेकिन तीनों ममालिक इसे किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद करार नहीं दे रहे। आपके ख्याल में इसराइल को इस इत्तेहाद से क्या खौफ है, और क्या इसराइल मक्का मुश्तरका मुआहदे को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझेगा? जी यकीनन, क्योंकि इसराइल के तो जो ऑफेंसिव डिज़ाइन है और ख़ासतौर पे जो एक्सपेंशन डिज़ाइन है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और ना उसको वो बयान करने में कोई शर्म और हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उन्होंने तो अपनी जो कनीसेट है, उनकी पार्लियामेंट है, उसकी पेशानी पर अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ कंधा कर रखे हैं कि मुल्क के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, के ए इसराइल तेरी सल्तनत जो है वो फुरात से नील तक है। और अगर आप इसको मैप पर फैलाएं तो ये तकरीबन पूरे का पूरा फ़लस्तीन, उर्दन, तुर्की का कुछ हिस्सा, उसके बाद इराक, ईरान पूरे का पूरा, और साथ साथ मदीना शरीफ में जो बाब खैबर जो है, किला खैबर तक जो है उनकी एक लिहाज से ये तौसीफ पसंदी उसका इजहार आपको मिलता है। अब जाहिर है उसकी राह में जो रुकावट है आपको इस वक्त बुनियादी तौर पे ईरान दिखाई देता है, फिर से लबनान दिखाई देता है, तुर्की दिखाई देता है। तो इस लिहाज से जब उनका कोई एग्रेसिव डिज़ाइन गॉड फॉरबिड इन फ्यूचर को बनता है, ऐसी सूरत में अपना अगर वो कुछ इस नौइयत की हमाकत सरजद होती है उनसे, तो जाहिर है उसका जो जवाब आना है वो फिर इन्हीं तीनों मुल्कों की तरफ से आना है। और वो किसी को भी निशाना बनाए, वो तुर्किया को बनाए, वो अगर वो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बनाते हैं या सऊदी अरब को बनाते हैं, अब उन्हें इस बात का खदशा है कि ये जो एक इंटीग्रेटेड रिप्लाई हमें मिलेगा ये तो हमारे पूरे के पूरे जो प्लान है उन्हें तलपट करके रख देगा। और ख़ासतौर पे इस वक्त जो सऊदी अरब ने बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है मसला फ़लस्तीन के हवाले से, जब तक एक वहाँ पे एक वाइबल एक ऐसी कंटिग्यूअस स्टेट नहीं बनती कि जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक हम इसराइल के साथ किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन, किसी किस्म का कोई अकॉर्ड वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब जाहिर है उन्हें वो और इस ज़मन में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन जंग के दिनों में भी इसराइल के इन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा से इब्राहिम अकॉर्ड का डोर डाला, और उसमें ये शर्त लगाई कि अगर सऊदी अरब चाहता है कि उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करे। तो इस वक्त भी सऊदी अरब ने अपना वही मौक़िफ़ जो उसूली और मबनी बरहक था उसे दोहराया कि हम किसी किस्म का कोई ऐसा अकॉर्ड करने में दिलचस्पी नहीं रखते जब तक एक फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए। मैं समझता हूँ ये फ़लस्तीनियों की दरअसल उन कुर्बानियों का नतीजा है कि जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर एक और अब तक वो दे रहे हैं। बाद
बिल्कुल सही। अब तक अच्छा वो सर, दे रहे इस हैं। सब में ईरान का रद्द-ए-अमल जो है ना, वो हमने देखा है कि काफ़ी मुहतात है और तेहरान इससे अपने लिए फौरी ख़तरा नहीं समझ रहा, बल्कि अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानतों की नाकामी के तनाजुर में देख रहा है। तो क्या ईरान का ये मौक़िफ़ इस नए दिफ़ाई बंदोबस्त के बारे में उसकी हिकमत अमली को समझने में कोई अहम इशारा देता है? जी देखिए, वहाँ पे भी आपको हार्डलाइनर यकीनन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है, यानी सियासी हलकों के अंदर भी, और उनके पासदारान इनकलाब जो है उसके अंदर भी मौजूद है। खास तौर पे उनके जो एक रज़ाई साहब जो हैं पासदारान इनकलाब के, उन्होंने इस माहिदे के फ़ौरन बाद जो एक ट्वीट दिया था, उसमें बड़ी यानी एक लिहाज से कंसर्न तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा एग्रेसिव टोन इस्तेमाल की थी कि ये जो सऊदी अरब है खास तौर पे उसका नाम लेके कि वो इस नौइयत के माहिदों के बाद हमारे हमलों से नहीं बच सकता या उन्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसे कागज़ी। तो उसके बाद उस बात पर जो ख़ास तौर पे जो अभी क्योंकि इस वक़्त जो उनके रहबर आला है वो मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं और उनकी ये ट्वीट तकरीबन 24 घंटे तक वहाँ मौजूद रही और उस पर किसी किस्म का रद्द-ओ-कद हुकूमती हलकों की तरफ से नहीं आया। तो एक तासुर यही लिया जा रहा था कि शायद ईरान जो है या उनके बाज़ हलके इस मायदे से खुश नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में ऐसे तबकात भी पाए जाते हैं कि जिन्होंने इसकी वो तशरीह की जो अभी आपने अपने इंट्रो में बयान की कि ईरान जो उसका देरीना मुतालबा था कि इस खित्ते से अमरीकी जो है फोर्सेस चली जाए और इस खित्ते को इनके मुल्कों के हवाले और उनके अपने इंटरनल सिक्योरिटी सेटअप पर छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली उनका ये मुतालबा इस मायदे की सूरत में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुद इस वक्त अमेरिका, वो जो कहा जाता है ना कि वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। अब उन्होंने अपना सऊदी अरब से सारा सेटअप लपेट लपाट के वो बेन गुरियन एयरपोर्ट तेल अवीव ले जा चुके हैं और आपने देखा कि वहाँ इस वक्त इतनी ज्यादा एविएशन की इंडस्ट्री रश पड़ गया है कि वहाँ पे जो तेल फराहम करने वाले जो तैयारे हैं वो वहाँ से निकाल के दूसरी कभी उर्दन भेज रहे हैं, कभी कहाँ भेज रहे हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि इस वक्त अमेरिकन बेसिस जितनी तेजी से खाली की जा रही हैं और अपने असासाजात को मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ उर्दन भी शामिल है, साथ इसराइल शामिल है। तो ये एक लिहाज से ईरान की इनडायरेक्ट विक्ट्री है और खासतौर पर उनके मैं समझता हूँ रेजिलियंस और मुजाहमत की विक्ट्री है कि जिसके नतीजे में उन्होंने तकरीबन 5-6 माह जो है इसराइल और अमेरिका का जो आतिशवाहन की बारिश अपने सरों पे सही है, अपने बच्चे अपनी सियासी अस्करी क़यादत को जो है वो ताराज करवाया है और उसके साथ आज उनको उसका समर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि ईरान अपने आप को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, नैरो डाउन ना करे इन चीज़ों के हवाले से, अपने दिल को थोड़ा अपने जो आइडियाज़ और अपने ख्यालात को वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करे और खित्ते के अंदर इंटीग्रेशन, बजाय ये कि वो कंपटीशन में आए, अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करे, कन्वर्ज करने की कोशिश करे और एक पार्टनरशिप के हवाले से जो है वो अपना मौक़िफ़ बढ़ाए ताकि उसकी वो जो इकोनॉमिक वूज है वो भी दूर हो सके, उस पर जो पाबंदियां हैं वो बायलैटरली भी खत्म हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ईरान अपने मौक़िफ़ में एक लचक पैदा करे। इस नौइयत के रिजिड मौक़िफ़ के नतीजे में वो बड़े पैमाने पे डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट होता है और इकोनॉमिकली जिस अंदाज से उसे दीवार से लगाने के लिए अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक जिस तरह पाबंदी लगाते चले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ हमसाया मुल्क होने के नाते और बावसीला होने के नाते वो ईरान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान एक पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को ईरान को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ और पाबंदियों और हरजाने जैसे मामलात पर सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है और ये मौक़िफ़ तो ईरान की तरफ से है। अब हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान से जंग के दौरान जो अमरीकी हलाकतों और नुकसानात का जो हरजाना तलब करने की बात और जो शर्त सामने आई है, डोंट यू थिंक कि ये सारी चीज़ें पूरे इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं? जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पुरानी आदत और तबीयत है कि वो दूध देते हैं लेकिन मेंगनियां डाल के। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि उन्होंने जिसपे बज भी किया है, अपने मौक़िफ़ से हटे भी हैं, लेकिन उसके साथ वो इफ एंड बट का जो सीगा लगाते हैं वही तमाम चीज़ों को एक बैक टू स्क्वायर वन ले जाती है। अब जब भी वो कोई ऐलान करते हैं और उसके बाद ये यानी कोई पॉजिटिव बात करते हैं मुज़ाकरात की, तो साथ ये धमकी जरूर लगाते हैं कि अगर ईरान ने ये ना किया तो हम फलां तारीख को ये कर देंगे। ये मामलात जो है डिप्लोमेसी के अंदर इस तरीके से मामलात नहीं चलते और खासतौर पर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और उनको मुखातब करने का ये तरीकाकार नहीं होता। इस वक्त ज़रूरत अमेरिका को इस बात को समझने की है कि अगर वो इस वक्त ईरान से अपने नुकसानात का हर्जाना क्लेम कर रहा है
तो वो प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। ठीक है, ईरान उनका जो लॉस पहुंचा है उनको, उनके जो जानी नुकसान हुआ उसके वो तलाफी करते हैं, लेकिन जितने बड़े पैमानों पे, खासतौर पे पहले ही दिन जो इन्होंने 167 ईरानी बच्चे शहीद कर दिए, उनके स्कूल तबाह कर दिए, उनके जी हॉस्पिटल तबाह कर दिए, उसका हर्जाना कौन देगा? तो इस हवाले से इन चीजों को अगर तो आपने इक्वल बेसिस पे ट्रीट करना है तो आप बैठिए, टेबल पर आइए, अपनी टेबुलेशन करें कि आपके क्या लॉसेस हुए हैं। वो तो एक वक्त में ये भी बात करते हैं कि हम ना सिर्फ अपने नुकसान बल्कि जो खलीजी ममालिक को पहुंचे वाले नुकसान हैं उसकी तलाफी भी ईरान के वो असासाजात बेच के करेंगे, जिसके बारे में वो मुज़ाकरात पर एग्री होते हुए ये कहते हैं जी कि हम ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो उनको वापस करने का प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, खासतौर पे एटलीस्ट जो कतर और तुर्की और इन मुल्कों के अंदर जो उनके बैंकिंग चैनल में फंसे हुए हैं और उनको, लेकिन बल्कि सर एक पॉइंट पे तो उन्होंने खलीजी ममालिक से भी डिमांड कर ली थी कि आप लोग भी ये नुकसानात भरें जो ईरान डिमांड कर रहा है, जो नुकसान हुआ है। ये ऐसा वो प्रेसिडेंट है कि मैं समझता हूँ जो खुदा न खास्ता उनके अपने गले पड़ सकता है, खासतौर पे जो तबाही और बर्बादी उन्होंने गजा में फैलाई इसराइल के साथ मिलके। अगर कल को फलस्तीनियों ने ये मुतालबात शुरू कर दिए कि हमें वो कंपनसेशन दी जाए जिस तरीके से हमारे घरों को ताराज किया गया है, हमारे लोगों को शहीद किया गया, तो फिर ऐसे में मैं समझता हूँ अमेरिका अपने पूरा बजट भी खर्च करके वो नुकसान पूरे नहीं कर सकता जितने बड़े पैमाने पे गजा को उन्होंने रबल का ढेर बनाया, मलबे का ढेर बनाया। और आज भी लोग जिस अंदाज से वहाँ डेली, यानी कल भी तकरीबन 13 के करीब लोग, पिछले दिनों 112 जनाजे एक दिन में उठाए गए हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस नौयत की बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं समझता हूँ वो अपना जो उनका एक नैरेटिव और रिटोरिक बिल्ड करने का जो मिजाज है वो उससे तो मैच खाती हैं, लेकिन इसके नतीजे में कोई ऐसा कंक्रीट सोल्यूशन वो सामने नहीं लेकर आते कि जो इस लंबे तनाज़े को हल करने के लिए उन जैसे मुल्कों के सदर के शायान शान है, और ख़ासतौर पे उस अमेरिका के कि जो बहुत सिस्टम में बिलीव करता है, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त वो तमाम के तमाम वैल्यू जो है वो फरामोश करते हुए बिल्कुल एक, जिसे कहना चाहिए एक थर्ड क्लास किस्म का आड़तिया है उसकी जुबान बोलते हैं। और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाते जाते फिर बिगाड़ के फिर पलट जाते हैं। तो सर यही चीज हमने देखी ना, ईरान की तरफ से ये इंदिया भी सामने आया है कि मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया के साथ किसी बड़े मुआहदे के बजाय ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने तक इंतजार किया जा सकता है। क्या तेहरान वाकई तवील मुज़ाकराती तातुल की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, या ये अमेरिका पर दबाव बढ़ाने का एक और सफारती तरीका है? देखिए, जिन इशूज पे इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं उसमें अगर सिर्फ एक इशू को अगर आप ले लें, जो न्यूक्स का इशू है, आपके इल्म में है कि 2015 में उस इशू पर जो मुज़ाकरात के लिए तकरीबन 2.5-3 साल लगे थे, तब जाके वो JCPOA वाला मुआहदा जो है वो तय पाया था ओबामा साहब के दौर में। अब आप अगर उसी इशू को थ्रेडबेयरली डिस्कस करना चाहें और उसकी इंटीग्रिटी फाइन ट्यून करना चाहें तो मैं समझता हूँ 2-3 साल तो उसके अंदर बड़ा इजीली लग सकते हैं। बिलखुसूस उससे रिलेटेड इस वक्त जो तबाही, जो इस वक्त न्यूक्लियर डस्ट जिसके मुतमन्नी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब हासिल करने के, अगर उसको निकालने के हवाले से ये इस वक्त लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व की जाए तो कम से कम उसको 1-2 साल का मुद्दत लगेगी कि जहाँ से वो यूरेनियम निकाला जाना है और फिर उसको उसकी डिग्रेडेशन की जानी है और फिर उसको ज़ाया किया जाना है। तो ये वो तमाम प्रोसेस है। तो लिहाजा मुज़ाकरात, और ख़ासतौर पे अगर इसी नौयत का एटीट्यूड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अमेरिका ने रखा कि वो मुज़ाकरात के दरमियान फिर से दोबारा उसकी खिलाफ वर्जी करें, तो फिर ये जो दरमियान में एक गैप आता है, जो एक टाइम पीरियड तय किया गया होता है उस मुज़ाकराती अमल के लिए कि हमने 60 दिनों तक अपने ये जो फ्रेमवर्क है इस पर निगोसिएशन मुकम्मल करनी है, तो वो दोबारा फिर एक्सटेंड कर जाता है। जैसे अभी हुआ है कि अभी 20 दिन नहीं हुए थे, अमेरिका ने एक बार फिर हमला कर दिया और अब आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार है। और इसमें यकीनन ईरान को तो एक लिहाज से फेवर मिल रही है, बिलखुसूस उसे बहुत सारी चीजों को अपने सेटल डाउन करने का टाइम मिल रहा है। अब आप देखिए कि उनके वो रहनुमा के जो अपने वालिद के जनाजे तक में आपको शरीक होते दिखाई नहीं दे रहे, अब उनके तकरीबन 7-7 घंटे की मुलाकात की खबरें आ रही हैं और उनके साथ फ्रीक्वेंट, अब भी उन्होंने अपना इंटरनल हाउस इतना इन ऑर्डर कर लिया है कि जो अमेरिका समझता था कि हमने अपने हमलों के नतीजे में बिल्कुल तितर बितर कर दिया है, उनका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह कर दिया है,
लेकिन आप देखते हैं कि ईरान दोबारा फिर से आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपनी जंगी मुश्तबा खामनेई साहब की वो वीडियो भी थोड़ी सी कुछ सेकंड्स की वो वीडियो भी सामने आई मंजर आम पर। अच्छा सर, ईरान अमेरिका कशीदगी के साथ हम देखते हैं गजा का मामला भी खित्ते की सियासत पर मुसलसल असरअंदाज हो रहा है और इसराइली क़यादत ईरान को खित्ते के कई तनाज़ात से जोड़ती है। क्या गजा का बहरान अब ईरान अमेरिका कशीदगी और वसी तर इलाकाई ताकत के तवाज़ुन से अलग रह सकता है? कतन नहीं जी, मैं समझता हूँ ये बुनियाद जो ये सारी जंग की बनी है, ये गजा ही की जंग बनी है, गजा ही का डिबैकल बना है, क्योंकि जिस अंदाज से उसको अंडर द कारपेट करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही अपना जो गजा पीस बोर्ड बनाया, फिर उसके बाद जो एक टाइम फ्रेम, अब उस पर टाइम फ्रेम पर एक फरीक तो अमल कर रहा है, हमास तो इंतजामी कंट्रोल उनकी उस कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है, उसके लिए ऐलान कर चुकी है, सिस्टम बना चुकी है। लेकिन इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है उस कमेटी को, अली शाह जो उनके सरबराह अबूरी कमेटी के हैं, उनको गजा के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए अब वो कजिया कैसे हल होगा। आप अगला मरहला, अगर हमास से आपने असला लेना है तो आप उससे पहले के मरहले में अपनी टीम तो मैदान में उतारें। अब इसराइल जो है इस हद तक जा रहे हैं कि वो अमरीकी जो सिस्टम के तहत एग्रीड पॉइंट है उस पर अमल दरामद की राह में भी रुकावटें हैं। हमास ने तो मुतालबा किया था कि वो येलो लाइन और ऑरेंज लाइन जो है उससे पीछे निकल जाए, ताकि हम उनके साथ ये जो असला फराहमी या असला देने के हवाले से बातचीत है उन मुज़ाकरात का भी आगाज कर सकें, और उसके लिए तरीकाकार पर इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन हमास उस बात से इनकारी नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने जिस मकसद के लिए कुर्बानियां दी हैं और उनके अवाम ने जिस अंदाज से उनके शाना बशाना खड़े होकर तमाम मसाइब झीले हैं, अब ये वक्त है कि उनको रिलीफ दिलवाया जाए और खासतौर पे गजा का मुहासरा जो 2007 से जारी है वो खत्म हो, किसी तरीके से वहां पे तामीर नौ का अमल शुरू हो। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का ईरान में जंग का खुमार जो है वही नहीं उतर रहा, तो उन्हें कैसे फुर्सत मिलेगी कि वो अपनी बाकी मुद्दत सदारत में उस बोर्ड की चेयरमैनी का मजा ले सकेंगे जो उन्होंने बड़ी शान और शौकत से बनाया था। और ऐसे में पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब जैसे अहम ममालिक जो उसका रुकन है उस गजा बोर्ड के, वो भी मुंतजर हैं कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का यहाँ का जंग का जुनून जो है वो खत्म हो, तो गजा पे बात की दूर करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां जो है वहाँ पे अदा की जा सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरिक़ वुस्ता अमूर हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।